ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहां सुबह की हवा में गाय के गले की घंटियों की आवाज घुल मिल जाती थी। उस गांव में एक सीधी सादी मगर आकर्षक लड़की रहती थी जिसका नाम आलिया था। आलिया अपनी दादी के साथ एक पुराने मिट्टी के घर में रहती थी। उसके माता पिता एक हादसे में चल बसे थे जब वह बहुत छोटी थी। अब बस दादी ही उसका सहारा थी और वे भी कमजोर और बीमार थी। आलिया की जिंदगी का सहारा था घड़े बनाना। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, कुएं से पानी खींचती, चिकनी मिट्टी को गूंथती और अपने हाथों से सुंदर घड़े बनाती। वह उन घड़ों को अपने दुपट्टे से ढंक के चेहरे के साथ गांव की गलियों में लेकर निकलती और घर घर जाकर बेचती। उसकी मेहनत ही उनके घर का राशन, दवाइयां और गुजर बसर का जरिया थी। आलिया न केवल अपने नाम की तरह सुंदर थी बल्कि बहादुर भी थी। उसके चेहरे की झलक किसी ने शायद ही देखी हो, क्योंकि उसकी दादी की सख्त हिदायत थी कि वह हमेशा खुद को ढक कर रखे। दादी कहा करती थी, बेटी, खूबसूरती नेमत भी है और आजमाइश भी, इसे संभालना सीखो। गांव के सभी लोग आलिया के घड़ों से ज्यादा उसकी नम्रता और अच्छे व्यवहार के दीवाने थे। कोई उससे घड़ा खरीदे या न खरीदे, लेकिन उसे दुआ जरूर लेता। आलिया का एक सपना था, एक दिन वह इतनी माहिर बन जाए कि शहर के बड़े बाजार में अपने बनाए हुए घड़े बेचे, जहां उसके हुनर की कद्र हो। वह रातों को अपनी दादी के साथ बैठकर सपना देखा करती, दादी अम्मा, एक दिन मेरे घड़े पूरे इलाके में मशहूर होंगे। और यूं दिन गुजरते रहे। आज भी हर दिन की तरह आलिया सुबह सवेरे उठ गई। ठंडी सुबह की खामोशी में वह अपने पुराने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। फिर जल्दी से नाश्ता तैयार किया। दोनों दादी पोती ने सादा सा नाश्ता किया, दाल और सूखी रोटी, मगर उनकी बातों में प्यार और अपनापन ऐसा जायका था जो किसी बादशाह के दस्तरख्वान पर भी नसीब न होता। नाश्ते के बाद आलिया ने दादी को दवा दी, उनकी खैरियत पूछी और फिर मिट्टी के घड़े बनाने में लग गई। उसके हाथों की हरकत में हुनर और दिल की दुआ शामिल थी। कुछ ही देर में उसने कुछ खूबसूरत घड़े तैयार किए, जिन पर सूरज की रोशनी पड़ते ही चमक आ गई। वह घड़े अपनी चादर में संभाले, चेहरा ढक कर दरवाजे तक पहुंची। दादी अम्मा, मैं घड़े बेचने जा रही हूं, जल्दी लौट आऊंगी। अल्लाह आसानी करे बेटी, कोई तकलीफ ना हो आज। दादी की आवाज में स्नेह भी था और एक अनजानी सी चिंता भी। आलिया गांव की गलियों में आवाज लगाती चलती रही, घड़े ले लो, ठंडे पानी के घड़े, हाथ के बने घड़े। कुछ औरतें रुकती, घड़े देखती, पसंद आते तो खरीद लेती। कुछ तंजिया मुस्कुराहट के साथ गुजरती, जैसे आलिया की मेहनत को कम समझती हूँ। इसी दौरान वह एक सुनसान सी गली में पहुंची, जिससे गुजरना उसे हमेशा बोझिल लगता था। यहाँ एक बड़ा सा पुराना हवेली जैसा मकान था, जिसका दरवाजा अक्सर बंद ही रहता। आलिया का दिल एक बार फिर बेवजह तेज धड़कने लगा, जैसे कोई अनजान खतरा उसके आसपास मंडरा रहा हो। और फिर दरवाजा खुला। वही नौजवान जो पिछले कई दिनों से घड़े के बहाने उसके करीब आता था, फिर से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान, वही नजरों की काट जो घड़ों से ज्यादा आलिया की आंखों का तवाफ करती थी। 2 घड़े दे दो, उसने नरमी से कहा, मगर निगाहें सख्त थीं। आलिया ने नजरें झुकाते हुए 2 घड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज में नरमी बनाए रखने की कोशिश की। यह लीजिए, 2 रुपये फई घड़ा। लड़का घड़े लेते हुए बोला, तुम्हारे घड़े तो खूबसूरत हैं, बस थोड़ी देर और ठहरो, कुछ और देख लूं। आलिया ने कुछ नहीं कहा। उसने घड़े देकर पैसे लिए और तेज कदमों से वहां से चल दी, मगर उसे लगा जैसे उसकी पीठ पर अब भी किसी की निगाहें चुभ रही हों। वह रास्ते भर कुछ बोली नहीं, मगर दिल के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। रोज रोज ऐसे बर्ताव, ऐसी नजरों का सामना उसके वजूद को थका रहा था। वह एक मजलूम लड़की नहीं थी, मगर उसकी हयादार फितरत और अकेलापन उसे तोड़ने लगा था। उस दिन घर पहुंचकर उसने घड़े के पैसों से दवा खरीदी, दादी को खिलाया और फिर अकेले बैठकर अपने रब से दुआ की। अगली सुबह इतवार था, आलिया के लिए मिट्टी जमा करने का दिन। आज घड़े बनाने का काम नहीं था, बल्कि उस मिट्टी को इकट्ठा करना था जो सारा हफ्ता घड़ों की बुनियाद बनती। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, मगर आलिया पहले ही उठ चुकी थी। उसने दादी को नाश्ता देकर तसल्ली दी, मैं दोपहर तक लौट आऊंगी, और कुल्हाड़ी और बोरा लेकर गांव के पुराने पीपल के पेड़ की तरफ रवाना हो गई। यह पेड़ गांव के पूर्वी कोने पर वीरान जमीन में खड़ा था। सदियों पुराना लगता था।
जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं और उसकी छांव में कुछ अनकही दास्तानें छिपी महसूस होती थीं। आलिया झुकी और तेजी से मिट्टी खोदने लगी। उसके हाथ माहिर तरीके से कुल्हाड़ी चला रहे थे और पसीना उसके माथे से टपक रहा था, मगर वह रुकी नहीं। उसे मालूम था यह मिट्टी ही उसका रोजगार है। काफी देर बाद जब उसने खासी मात्रा में मिट्टी इकट्ठी कर ली, अचानक कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकरा गई। ठन, एक खनक सी गूंजी। पत्थर होगा, उसने खुद से कहा, मगर जिज्ञासा ने उसे रोका नहीं। उसने दोबारा 2-3 बार जोर से मारा और इस बार मिट्टी से एक छोटा सा लोहे का झंग लगा डिब्बा बरामद हुआ। आलिया की आंखें हैरत से फैल गईं। यह यहां क्या कर रहा है? किसने दबाया होगा? उसने डिब्बा उठाया, मिट्टी झाड़ी, हाथ में उलट पलट कर देखा। पुराना बदबूदार सा डिब्बा था, जैसे दशकों से जमीन में दफन हो। जिज्ञासा हावी हो गई। उसने डिब्बा खोलने की कोशिश की, मगर ढक्कन जैसे झंग से जम चुका था। हिम्मत करके उसने पूरा जोर लगाया और अचानक छटाक की आवाज के साथ डिब्बा खुल गया और एक काला सा धुआं अंदर से निकलकर फिजा में घुलने लगा। आलिया डर गई। उसने पीछे हटकर सहमे हुए अंदाज में देखा कि धुआं धीरे धीरे हवा में गायब हो रहा है, जैसे कभी था ही नहीं। डिब्बा पूरी तरह खाली था। उसने झुंडलाकर दोबारा उसे उलट पलट किया, मगर कुछ न निकला। शायद कोई शरारत है या बस इत्तेफाका। वह बड़बड़ाई, जहन को झटका देकर डिब्बा एक तरफ फेंका और दोबारा मिट्टी खोदने में लग गई। काफी देर बाद उसने मिट्टी बोरे में भरी, कंधे पर रखा और घर की राह ली। मगर आलिया यह नहीं जानती थी कि उसने एक ऐसा राज आजाद कर दिया है जो अब उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। जो कुछ उस लोहे के डिब्बे में कैद था, वह सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना, और वह अब जाग चुका था। घर आकर आलिया ने रोजमर्रा के कामों में खुद को व्यस्त कर लिया। मिट्टी को गूंथा, कुछ घड़े भी तैयार करके एक तरफ रख दिए ताकि अगले दिन ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। फिर रसोई के बर्तन समेटे, दादी की दवाइयां तरतीब से रखीं और थक्कन से चूर होकर बिस्तर पर लेट गई। मगर जैसे ही उसने आंखें मूंदी, अचानक कुछ अजीब हुआ। बिस्तर के किनारे पर कुछ पड़ा था। आलिया ने चौंक कर देखा। वही झंग लगा डिब्बा जो कल उसने पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया था, आज रात उसके बिस्तर के पास पड़ा था। उसकी आंखें हैरत और डर से फैल गईं। यह कैसे मुमकिन है? वह बड़बड़ाई। कांपते हाथों से उसने डिब्बा उठाया, उसे उलट पलट कर देखा, मगर वही पुराना खाली झंग लगा हुआ। एक लम्हे के लिए दिल में डर सा उभर आया। शायद कल जब मिट्टी लेकर आई, यह बोरे में आ गया हो, या दादी ने कहीं से उठा लिया हो। वह खुद को तसल्ली देती रही। डिब्बा उठाकर वह बाहर आंगन में गई और उसे जोर से एक तरफ फेंक दिया। फिर वापस कमरे में आई, दरवाजा बंद किया, कुरान से आयतुल कुर्सी पढ़ी और खुद को अल्लाह के सुपुर्द करके सो गई। लेकिन अगली सुबह जैसे ही आंख खुली, एक और हैरान कर देने वाला मंजर उसका इंतजार कर रहा था। आलिया हमेशा की तरह दादी के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन आंगन में कदम रखते ही उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। जिस जगह कल वह मिट्टी रखकर सोई थी, वहां अब दर्जनों घड़े रखे हुए थे। मगर ये आम घड़े नहीं थे। ये तो जैसे किसी कलाकार का शाहकार थे। हर घड़ा अलग अलग रंगों में रंगा हुआ, नफीस नक्शो नगार से सजा हुआ। कुछ पर सुनहरी धारियां थीं, कुछ पर चमकते हुए सितारों जैसे निशान, कुछ में छोटे छोटे आईने जड़े थे जो धूप में चमक रहे थे। आलिया की सांस रुक सी गई। ये किसने बनाया? मैंने तो सिर्फ 2-3 साधारण घड़े बनाकर रखे थे। ये सब कब और कैसे बन गए? वह हैरत से चलती हुई घड़ों के करीब गई। एक घड़ा उठाकर गौर से देखा। यह हाथ से बनाया गया था, लेकिन इसमें ऐसी महारत थी जो उसने कभी अपनी जिंदगी में न देखी थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? आलिया ने एक घड़ा उठाकर गौर से देखा। उस पर नीले, सुनहरी और लाल रंगों के हसीन मेल से ऐसा नक्शो नगार बना था कि कोई भी पहली नजर में उसे शहर के किसी मशहूर कारीगर का शाहकार समझता। वह घड़ा सिर्फ एक पानी का बर्तन नहीं था, वह एक फन पारा था। आलिया की हैरानी में डर की झलक भी शामिल थी। ये घड़े किसने बनाए? न दादी ये बना सकती थी, न खुद आलिया के पास इतनी महारत थी, और सबसे बढ़कर सिर्फ एक रात में ये कैसे मुमकिन था? डर को पीछे डालकर उसने वो सारे घड़े जल्दी से उठाए और आंगन के एक छोटे कमरे में तरतीब से रख दिए।
ताकि दादी को कुछ भनक न लगे। फिर वह अंदर आई, दादी को सहारा देकर बैठक में लाई, नाश्ता दिया, दवा खिलाई और खुद घड़े लेकर बाजार निकल गई। आज वह जहनी तौर पर बिखरी हुई थी। कदम तो गलियों में थे, मगर सोचें किसी और दुनिया में। मगर जैसे ही वह गली के नुक्कड़ पर पहुंची, उसकी हैरानी को एक और झटका लगा। औरतों का एक झुंड उसके घड़ों के इर्द गिर्द जमा था। अरे आलिया, क्या कमाल कर दिया तूने, एक औरत बोली। ऐसा घड़ा तो मैंने शहर में भी ना देखा, दूसरी ने कहा। ये तो डिजाइनर घड़े लगते हैं, वाह वाह, आज के बाद तो हम सब घड़े तुम्ही से खरीदेंगे आलिया बेटी। आलिया के हाथ के सारे घड़े पलक झपकते ही बिक गए, और वो भी आम दिनों से 2 गुने दामों पर। औरतों की खुशी, तारीफें और खरीदारी का जोश देखकर वह एक तरफ खुश भी हुई, मगर उसकी उलझन और गहरी हो गई। ये तो मैंने बनाए ही नहीं थे, फिर ये सब क्या है? वापसी पर जब वह घर पहुंची तो दादी हंसते हुए बोली, आज तो बड़ी जल्दी लौट आई बेटी, सब खैर तो है? आलिया ने नरमी से जवाब दिया, जी दादी, आज सब घड़े फौरन बिक गए और सब तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे घड़े बहुत खूबसूरत थे। दादी का चेहरा खुशी से दमक उठा। अल्हम्दुलिल्लाह, जरूर अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत में बरकत डाल दी है। तुम्हारे हाथ के घड़े इंशा अल्लाह और भी बेहतर होते जाएंगे। आलिया ने मुस्कुराकर दादी की बात सुनी, मगर उसके दिल में अब भी सवालात गूंज रहे थे। क्या ये वाकई बरकत है या कुछ और? अगली सुबह आलिया ने दोबारा पीपल के पेड़ का रुख किया। कल की सारी मिट्टी घड़ों की शक्ल में ढल चुकी थी, और आज उसका पक्का इरादा था कि वह खुद अपने हाथों से नए घड़े बनाए, बिना किसी रहस्यमयी दखल अंदाजी के। कुल्हाड़ी कंधे पर दिल में अज़्म लिए वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। सूरज की रोशनी अभी मध्यम थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने तेजी से मिट्टी खोदनी शुरू की, जैसे वह किसी अंधेरे का पर्दा चाक कर रही हो। काफी देर बाद जब उसने बोरे को मिट्टी से भर लिया तो वह थके कदमों से वापस घर की तरफ रवाना हुई। रास्ता उस सुनसान खेतों वाले रास्ते से था जहां दरख्तों की छांव सायों जैसी लगती थी। अचानक सामने से वही नौजवान आता दिखाई दिया, वही जिसकी नजरों ने बार बार आलिया को बेचैन किया था। इस बार उसके चेहरे पर साफ नापसंदगी थी, जैसे उसे आलिया की गैर मौजूदगी ने किसी जिद में बदल दिया हो। वह करीब आया और बोला, क्या बात है, कई दिनों से उस गली में दिखाई नहीं दिया। आलिया ने संजीदगी और सख्ती से जवाब दिया, अब मुझे उस गली में आने की जरूरत नहीं, मैं अब अपने घर से ही घड़े बेचती हूँ और मुझे गलियों में निकलने की कोई हाजत नहीं। उसकी आवाज में इतना वकार और गुस्सा था कि फिजा लम्हा भर को खामोश हो गई। आलिया आगे बढ़ने लगी तो नौजवान ने रास्ता रोक लिया। इतनी बेरुखी क्यों? उसने धीरे से कहा। आलिया की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। मेरा रास्ता छोड़ो, उसने दो टूक कहा। तुम होते कौन हो मेरा रास्ता रोकने वाले? मैं न तुम्हें जानती हूं न जानना चाहती हूं, और तुम किस हक से मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो? नौजवान के चेहरे पर अकड़, नफरत और खुदगर्जी नुमायां हो गई। हसीन लगती हो तो क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हें हर कोई देखना चाहता है? मैं शराफत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, मान लो, वरना अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। यह सुनकर आलिया का खून खोल उठा। उसने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोली, मैं तो हरगिज तुम जैसे लफंगे से दोस्ती नहीं करूंगी, और हां, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होगा। वह ये कहते हुए सीधी कमर, मजबूत लहजे और चमकती आंखों के साथ वापस चल पड़ी। घर आकर आलिया ने मिट्टी का बोरा एहतियात से आंगन के एक कोने में रख दिया। आज उसका इरादा था कि सुबह सवेरे खुद ही घड़े बनाएगी, अपने हाथों से, अपनी महारत से, बिना किसी अजनबी दखल के। घर के काम निपटाए, दादी को दवा दी और फिर खुद कमरे में आकर बिस्तर पर गिर पड़ी। थकन उसके जिस्म से यूं चिपक गई थी जैसे बरसों का बोझ हो। नींद ने उसे लम्हों में अपनी आगोश में ले लिया, जैसे वह खुद भी चाहती हो कि कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाए। लेकिन अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली नरम किरण उसके कमरे की खिड़की से झांकी, आलिया की आंख खुल गई। वह खुद को संभालती हुई आंगन की तरफ बढ़ी और वहां पहुंचकर एक बार फिर उसकी आंखें हैरानी से जामिद हो गईं। वही मंजर, वही जादू, सारी मिट्टी जो कल रखकर सोई थी अब मुकम्मल घड़ों की सूरत में उसके सामने सजी थी। मगर ये घड़े पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थे, जैसे किसी शाही दरबार के लिए तैयार किए गए हों।
इन पर कंधाकारी रंगों की तहें, हीरे जैसे चमकते आईने, सुनहरी कढ़ाइयों जैसे नक्श निगार। आलिया के कदम लड़खड़ा गए। ये नहीं हो सकता, उसके होंठों से कपकपाती आवाज निकली। कौन है? कौन ये सब कर रहा है और कैसे? दरवाजा तो रात भर बंद था। आंगन में न किसी के कदमों के निशान, न ही किसी आहट की याद। और फिर ये काम जो दिनों में मुकम्मल होना चाहिए, महज एक रात में इतनी सफाई और महारत से हो जाना, ये सब अक्ल से बाहर था। आलिया ने कांपते हाथों से एक घड़ा उठाया और जल्दी से बाकी घड़ों को दोबारा छोटे कमरे में समेट कर रख दिया। दिल में डर की रमक तो थी, मगर उससे ज्यादा थी उलझन। वह ये बात दादी को नहीं बता सकती थी। वो पहले ही बीमार थी और ऐसी बातें उनके दिल पर बोझ डाल देती। आलिया चुपचाप आंगन के एक कोने में बैठ गई, जैसे वक्त थम गया हो और वह एक अंधेरे सवाल में कैद हो चुकी हो। अब क्या करूं? किससे बात करूं? वह सोचती रही, आंखें बंद कर ली। फिर अचानक एक ख्याल दिल में चमक गया, एक फैसला, एक मंसूबा जिस पर वह अब अमल करेगी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान डर, ईमान और तजस्सुस का मजमुआ थी। कल रात मैं देखूंगी, वह दिल में बड़बड़ाई। मैं छुप कर देखूंगी, कौन है ये खामोश दस्तकार जो मेरे नसीब के घड़े बना रहा है। और अब आलिया शिद्दत से अगली रात का इंतजार करने लगी। दोपहर को आलिया ने रोजमर्रा के अंदाज में खाना तैयार किया, दादी को दवा दी और उनकी पेशानी चूम कर बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर कुछ खास कशीदगी थी। ये कशीदगी किसी आम दिन का हिस्सा न थी, बल्कि एक फैसले का अक्स थी। वह जानती थी कि आज की रात फैसला कुन होगी। वह दोबारा पीपल के दरख्त के पास गई। वही कुल्हाड़ी, वही बोरा, वही तन्हाई, लेकिन इस बार उसकी चाल में एतमाद था और दिल में एक अजीब सा जोश। वह जल्दी जल्दी मिट्टी खोद कर वापस आई, आंगन में मिट्टी रख दी और दिल ही दिल में तहैया कर लिया, आज रात में ये राज जरूर खोलूंगी। रात जैसे जैसे बढ़ती गई, सुकूत गहरा होता गया। दादी अपने कमरे में सो चुकी थी और आलिया चुपचाप अपने कमरे में जा बैठी। वह खिड़की के पास दबक गई, जहां से आंगन साफ नजर आता था। उसने रोशनी बंद कर दी थी ताकि उसका वजूद अंधेरे में गुम हो जाए। घड़ी की सुइयां सरकती रहीं। रात का दूसरा पहर गुजर चुका था। नींद आंखों में नमी की सूरत छिपने लगी, लेकिन आलिया की निगाहें जाग रही थीं, पूरी तरह चौकस। तब अचानक एक सन्नाटा सा गूंजा। हवा तेज हो गई। पीपल के दरख्त के पत्ते शोर मचाने लगे, जैसे कोई पुराना राग गुनगुना रहे हों। और फिर मिट्टी के ढेर के पास धुआं नमूदार हुआ, बिल्कुल वैसा ही धुआं जैसा उस रात उस डिब्बे से निकला था। धुआं आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा, जमीन से उठकर फजा में एक दायरे में चक्कर काटने लगा। आलिया की आंखें फटने को थीं, सांस जैसे रुक गया हो। और फिर उस धुएं से कोई वजूद बाहर निकला, ऐसा वजूद जिसकी हैत इंसानी थी, मगर चेहरा धुंध में छुपा हुआ। उसका जिस्म चमकता मगर शफाफ सा लगता, जैसे वह मुकम्मल तौर पर मादी ना हो, बल्कि धुएं से बुना गया हो। उसके हाथों में रोशनी की लकीरें थीं, जो घड़े बनने के अमल में बदलने लगी। हवा में बगैर छुए मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता घड़ों में ढलने लगी। हर जुम्बिश, हर हरकत जैसे सदियों की महारत का अक्स हो, जैसे कोई रूहानी दस्तकार आलम गैब से आया हो। आलिया की आंखें बेयकीनी से फटी हुई थीं। ये कौन है? उसके लबों से आहिस्ता आहिस्ता निकला, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और सोचती, उस परसरार वजूद ने आहिस्ता से सर उठाया और सीधा आलिया की खिड़की की तरफ देखा। आलिया का दिल धक से रह गया। क्या उसने मुझे देख लिया? उसका सारा जिस्म पसीने में भीग गया, सांस अंदर अटक गई, धुआं रुक गया था, वजूद साकित था और खिड़की की तरफ नजरें जैसे उसके वजूद को चीर रही हों। आलिया की निगाहें फटी की फटी रह गई थीं। सामने आंगन में वही परसरार मखलूक, जिन्न, जिसे कल तक वह महज कहानियों का जुज समझती थी, आज उसके सामने उसकी जिंदगी का हकीकी किरदार बन चुका था। वह बैठा था, मगर उसके हाथ बिजली की मानंद चल रहे थे। मिट्टी खुद ब खुद गूंथी जा रही थी, गर्दिश कर रही थी, और घड़े एक के बाद एक ऐसे तैयार हो रहे थे जैसे कोई इलाही कव्वत उन्हें सांचे में ढाल रही हो। उसकी कारीगरी न सिर्फ हैरान कुन थी, बल्कि मावरा भी हुस्न से भरपूर थी। आलिया बस देखती रही, बेहिस बेहरकत।
15-20 मिनट में सारा काम मुकम्मल हो गया और फिर वही मखलूका एक लम्हे में धुएं में बदलकर गायब हो गई। आलिया वापस आकर बेड पर बैठ गई, जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई हो। सांस फूल रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था और जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने ये सब खुद किया है? क्या मैंने वाकई एक जिन को आजाद कर दिया है? यही वो धुआं था जो उस दिन डिब्बे से निकला था। अब कहानी वाजे होने लगी थी और इसकी जड़ में वही झंग आलूद खाली सा नजर आने वाला लोहे का डिब्बा था। इसी कशमकश में न जाने कब उसे नींद आ गई। जब सुबह की किरण खिड़की से झांकने लगी, आलिया की आंख खुली, मगर आंख खुलने के साथ ही उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वही डिब्बा बिल्कुल उसके सिरहाने रखा हुआ था। इस बार डिब्बे के साथ एक कागज का पर्चा भी रखा था, मड़ा तड़ा जैसे किसी ने अजलत में रखा हो। कांपते हाथों से आलिया ने वो खत उठाया और धड़कते दिल के साथ पढ़ने लगी। मैं जानता हूं तुम मुझे देख चुकी हो, मगर किसी को बताने की गलती हरगिज मत करना। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम कभी किसी मुसीबत में हो और मदद चाहिए तो सिर्फ एक लफ्ज कहना, शहजाद आजा, मैं फौरन आ जाऊंगा। आलिया के हाथ से खत छूटते छूटते बचा। शहजाद? ये उस जिन का नाम है? ये खैर ख्वाह है या मुझे धमकी दे रहा है? उसके दिल की धड़कन जैसे दीवारों से टकरा रही थी। एक जिन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और वो कुछ नहीं कर सकती थी, न किसी को बता सकती थी, न खुद से इनकार कर सकती थी। वो सारा दिन साकित रही, मगर जिंदगी का पहिया रुकता नहीं। उसने घड़े उठाए, बाजार गई। अब औरतें उसकी मुंतजिर रहती थीं। आज भी सारे घड़े हाथों हाथ बिके, बल्कि अब औरतें फरमाइश करने लगीं, आलिया कल एक बड़ा सा घड़ा लाना, शादी है घर में, मेरे लिए नीले रंग वाला, पिछले वाला घड़ा जैसा। आलिया बस मुस्कुरा देती, मगर अंदर ही अंदर वो जानती थी ये घड़े उसके हाथ से नहीं, किसी और की मर्जी से बन रहे हैं। इन दिनों आलिया के दिलो दिमाग मुसलसल इंतशार का शिकार थे। शहजाद नामी जिन, खुद ब खुद बनने वाले घड़े, पुरानी धमकी और अब वो जिंदगी जिसमें हर पल एक राज छुपा बैठा था। दादी ने उस रोज प्यार से कहा, बेटी अगर आज साग मिल जाए तो कितना अच्छा हो, दिल चाह रहा है बचपन के जायके का। आलिया ने थका थका सा तबस्सुम किया और खेतों की जानिब चल पड़ी। हाथ में पुरानी सी टोपरी, दिल में दादी की ख्वाहिश और जहन उसी उलझन में गिरफ्तार। अभी वो खेतों की मंडों से अंदर कदम रख ही रही थी कि सामने से वही नौजवान आता दिखाई दिया। वही बदनीयत, बार बार राह रोकने वाला, अब शैतानी इरादों के साथ। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुका और जहरीली मुस्कान के साथ बोला, तो क्या अब भी मुझसे दोस्ती नहीं करोगी? आलिया की आंखों में गुस्से की चमक भर आई। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? दफा हो जाओ मेरे रास्ते से, ये आखिरी बार है, तुम्हें खबरदार कर रही हूं। मगर वो हंसने लगा और उसके हंसने में जुनून था, हवस और एक खतरनाक पेशगोई। अब तुमने खुद अपने अंजाम का दरवाजा खोल लिया है। ये कहते ही उसने अचानक आलिया के चेहरे पर एक सफेद रुमाल रखा। आलिया का दम घुटने लगा, हवा जैसे रुक गई हो, सांस टूटने लगी। चंद लम्हों के अंदर वो बेहोश हो गई। नौजवान ने फौरन इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। एक काली गाड़ी खेतों के किनारे छुपी खड़ी थी। वो तेजी से आलिया को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डालने लगा। दरवाजा बंद किया और गाड़ी शोर मचाती हुई जंगल की सिमत रवाना हो गई। न किसी ने देखा न सुना। आलिया की चीख तक निकलने से पहले सन्नाटा उसे निगल चुका था। दोपहर बीत गई, फिर सूरज ढलने लगा, फिर असर का वक्त भी गुजर गया, मगर आलिया न आई। बूढ़ी दादी की नजरें दरवाजे पर जम गई थीं, जैसे हर आहट पर उनका दिल धड़कता हो। वो एक हाथ में छड़ी थामे, दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लेकर गली की नुक्कड़ तक गई। हर उस खातून से पूछा जो रास्ते में मिली, बेटी आलिया दिखाई दी क्या आज खेतों की तरफ जाते हुए? सब ने नफी में सर हिलाया। नहीं अम्मा, आज तो किसी ने उसे देखा ही नहीं। वो मायूस होकर वापस आई, दिल में बेचैनी, आंखों में नमी। चुपचाप घर के एक कोने में बैठ गई, चेहरे पर एक माँ जैसी दुआ और लबों पर बस एक ही फरियाद, या अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी पनाह में रख, जो भी है उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी सलामत रख, वो खुद लौट आए, बस इतना ही मांगती हूँ। वो जानती थी गांव की जुबान बहुत तेज होती है और औरत की इज्जत
नाजुक शीशे की मानिंद। मगर वो आलिया को जानती थी। वो ऐसी लड़की न थी जो किसी लालच, किसी गैरत से फिसल जाए। दूसरी तरफ घने जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी, जहां सिर्फ जुल्म की दीवारें थीं और खामोशी की छत। एक कमरे में एक पुरानी कुर्सी पर आलिया बंधी हुई थी, हाथ और पांव रस्सियों से जकड़े हुए, जिस्म कमजोर, आंखों में आंसू और चेहरे पर खौफ। नींद से होश में आने के बाद चंद लम्हे तो उसे समझ ही ना आया कि वो कहाँ है। आंखें गर्दिश में थीं और जहन धुंध में। लेकिन जैसे ही नजर सामने पड़ी, दिल थम गया। वही नौजवान, वही शैतानी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी पर बैठा था। उसके साथ दो और लड़के थे जो नशीली आंखों से उसे घूर रहे थे। आलिया के आंसू खुद ब खुद बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरे घर वापस जाने दो, मेरी दादी मेरा इंतजार कर रही होंगी। नौजवान ने कुछ न कहा, सिर्फ मुस्कुराया, वही सर्द जहरीली मुस्कुराहट। बाकी दोनों लड़के कह लगाने लगे, जैसे उसके खौफ पर खुश हो रहे हों। झोंपड़ी में बिखरा हुआ अंधेरा आलिया की रूह पर जैसे छा गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके हाथ पांव की बंदिशें बदन में दर्द बन चुकी थीं। मगर उसके दिल का सबसे बड़ा जख्म वो अभी लगा था। नौजवान उसके सामने कहखा लगा रहा था, वही जहरीली मुस्कुराहट, वही खबासत भरी नजरों के साथ। मैंने कहा था ना, दोस्ती कर लो, पर तुमने सुनी नहीं। अब भुगतो। जो लड़कियां इनकार करती हैं, उनका अंजाम ऐसा ही होता है। भूल गई हो मरियम को? आलिया का सांस रुक सा गया। मरियम, एक सर्द लहर उसके जिस्म से गुजरी। मरियम, वही खूबसूरत, नरम मिजाज हकीम साहब की बेटी, जिसे पिछले महीने जंगल से मुर्दा पाया गया था। तब सबने बस यही कहा था, आशिक के साथ भाग गई थी। ऐसी लड़कियां यही करती हैं। और फिर जैसे गांव की जबानों पर सन्नाटा छा गया था। किसी ने न पूछा, न खोजा, न ही सच जानने की कोशिश की, क्योंकि वो गरीब थी और इंसाफ हमेशा ताकतवरों की मुट्ठी में होता है। आज आलिया की आंखों के सामने सच नंगा होकर खड़ा था। यही नौजवान, वही कातिल, वही दरिंदा, जिसने मरियम की मुस्कुराहट को दफन किया था और आज आलिया को भी उसी राह पर डालने जा रहा था। आलिया के अंदर एक आग सी भड़क उठी। ये इंसान नहीं है, ये भेड़िए हैं, जो चेहरों पर इंसानियत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। वो रो रही थी, मगर अब उसके आंसू खौफ के नहीं, गुस्से के थे। नफरत, एहतिजाज और बेबसी के आंसू। आलिया की आंखें उसी लम्हे एक फैसले पर पहुंच चुकी थीं। वो जानती थी, या तो वो खामोश होकर मरियम की तरह अंधेरे में गुम हो जाएगी, या अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत और सच्चाई के लिए आखिरी दांव खेलना होगा। और वो दांव शायद शहजाद था, वो जिन्न जो उसकी हर पुकार पर वादा कर चुका था कि वो आ जाएगा। दूसरी तरफ गांव में तूफान बरपा था। हर जबान पर आलिया का नाम था, मगर हर जबान की तर्जुमानी अलग थी। किसी ने तंज किया, भाग गई होगी, आजकल की लड़कियां यही करती हैं। किसी ने तरस खाया, नहीं, आलिया ऐसी नहीं, बड़ी बापर्दा बच्ची है, जरूर कोई मुसीबत में है। किसी ने खामोशी इख्तियार की, जैसे सच जानकर भी आंखें बंद कर ली हों। और बीच में बूढ़ी दादी अपने कमरे के कोने में निढाल बैठी, बस एक दुआ, एक उम्मीद और आंखों में बहते आंसू लिए फरियाद करती रही, या अल्लाह, मेरी बच्ची को सलामत लौटा दे। दूसरी तरफ झोंपड़ी के उस कमरे में जहां आलिया बंधी हुई थी, उसकी आवाज अब लरज रही थी, मगर कमजोर नहीं थी। वो पूरी ताकत से पुकार रही थी, शहजाद, शहजाद, कहाँ हो तुम? तुमने वादा किया था, आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये दरिंदे इंसान नहीं, इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाना है। वो तीनों शैतान सिफत हंसी में डूब गए। अच्छा, आशिक को बुला रही हो? बड़ी पाकबाज बनती थी, अब आशिक निकल आया। शहजाद, हाँ हाँ हाँ, वो नहीं आएगा। और ऐन उसी लम्हे कमरे की फजा में एक धुआं उभरा, एक खनक, कांपती लहर, और उसके दरमियान से नमूदार हुआ शहजाद, वही जिन्न, वही परसरार वजूद, आंखों में शोले, वजूद में रोशनी और चेहरे पर पुरसुकून वकार। तीनों लड़कों के चेहरों का रंग उड़ गया। वो पीछे हटने लगे, मगर शहजाद का एक लंबा धुएं सा हाथ बढ़ा और तीनों की गर्दनें पकड़कर जमीन पर पटक 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 बार बार, जैसे उनकी हवस को खाक में मिलाया जा रहा हो।
वो चीखते, मगर अब कोई उनकी नहीं सुनता। शहजाद ने एकदम कुछ पढ़ा और लम्हे भर में उनके हाथ पांव रस्सियों में बंध गए। वो अब जमीन पर बेहोश और बेबस पड़े थे, वो जो कल तक खुद को खुदा समझते थे। शहजाद आलिया की तरफ मुतवज्जह हुआ। उसकी आंखों में सुकून था, मगर चेहरे पर जुदाई की झलक। आलिया, तुमने मुझे आजाद किया। मैं कई सदियों से कैद था, एक जालिम जिन्न की कैद में। तुमने मुझे रिहाई दी और बदले में मैंने तुम्हारा कर्ज उतारा। अब मेरा वक्त है कि मैं अपनी दुनिया लौट जाऊं। उसने अपनी मुट्ठी खोली, एक अंगूठी चमक रही थी। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। जब भी तुम मिट्टी लाकर आंगन में रखो, इस अंगूठी को उसके अंदर दबा देना। सुबह तुम्हें तैयार घड़े मिलेंगे। तुम्हें मेहनत से रोजी मिलेगी, लेकिन इज्जत और हिफाजत के साथ। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर दिल में एक सुकून था। शहजाद, जो शायद एक जिन्न था, मगर एक सच्चा दोस्त, रक्षक और राजदार बनकर आया और अब अलविदा कह रहा था। शहजाद हवा में घुल गया और आलिया हाथ में अंगूठी लिए रोते हुए मगर मजबूत कदमों के साथ गांव की तरफ वापस चल पड़ी। जब आलिया गांव में दाखिल हुई तो उसका लिबास गर्द आलूदा था, चेहरा थकावट से बोझिल, मगर आंखों में इत्मीनान की रोशनी थी। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, हर चेहरा एक सवाल बनकर खड़ा था। बूढ़ी दादी आंगन के किनारे बैठी हुई रो रही थी, दुआओं की माला लब्बों पर और दिल में बस एक ही फरियाद, मेरी बच्ची लौट आए सही सलामत। और तभी सबने आलिया को आते देखा। एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर दादी के हलक से खुशी की चीख निकली, आलिया, मेरी बच्ची। वो लड़खड़ाती हुई उठी। आलिया लपक कर उनके सीने से लग गई। प्यारे दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए।